कर रहे हों, चाहे यूपीएससी की हो, पीसीएस की हो, इसके अलावा भी अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आपका मॉडर्न इंडिया है वहाँ से अगर यूपीएससी की बात करूं तो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अगर लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं तो उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से रहेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपका कल्चर से रहेगा, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपका एंशिएंट इंडिया से रहता है। और इसी तरह से पीसीएस की अगर आप बात करें तो पीसीएस में लगभग प्री में 40 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन केवल और केवल मॉडर्न इंडिया के रहते हैं, बाकी एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के रहते हैं। आज हम जो है कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती कहाँ से है। आपको मैं बता दूं कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी नींव रखती हैं और 1757 के बाद जब वो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। लेकिन ये भारत में यूरोपीय कंपनियां भारत में आई क्यों, यह हमें जो है कि ध्यान रखना होगा। आप जानते हैं कि भारत और जो यूरोप है इसका संबंध आज से नहीं बल्कि क्या है, प्राचीन काल से था। व्यापार के माध्यम से हमारा इनसे संपर्क था और व्यापार में भी आप देखेंगे कि जिन चीज़ों का जिसको ज़रूरत होगी उस चीज़ का व्यापार करेगा। जैसे भारत जो है शुरू से आप देखेंगे ज्योग्राफिकल रूप से यानी भौगोलिक रूप से आप देखेंगे भारत शुरू से ही समृद्ध देश रहा है और इसकी समृद्धि इतनी थी कि हर चीज़ लगभग जो इसको ज़रूरत थी, जो एक जीवन जीने के लिए ज़रूरत है, हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और इसकी डिमांड यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा थी और यूरोपीय देशों में इन चीज़ों की डिमांड थी। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी आपको जानना होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी मसाले, गरम मसाले, जिसकी डिमांड यूरोपीय देशों को बहुत ज़्यादा थी। ये जो यूरोपीय कंट्री है क्योंकि ठंडे प्रदेश हैं ये, तो वहाँ पे गर्म चीज़ें अगर वो खाएंगे तो सर्वाइव करना आसान होगा। और वो मसाले कहाँ होते थे, भारत, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशों में ये मसाले होते थे। इसके अलावा औषधियाँ भारत में उपलब्ध थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बहुत से खान पान की चीज़ें थी वो भी उपलब्ध थी। इसके अलावा हीरे मोती जवाहरात से बने जो नक्काशी वाली चीज़ें थी वो भी यहाँ पे उपलब्ध थी। यहाँ के व्यापारी 3 रास्तों से व्यापार किया करते थे और वो व्यापार जो है किस किस रास्ते से होता था तो आप देखेंगे जो खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, कुर्रम दर्रा है, गोमल दर्रा है, यहाँ से होकर एक रास्ता जाता था। एक रास्ता जो है कि आपका अरब सागर होके जाता था, एक रास्ता उसी में और जो है समुद्री मार्ग से ही जाता था। तो ये जो आपका गोमल, खैबर, बोलन इत्यादि दर्रों से होकर जो रास्ता जाता था ये थोड़ा सा कठिनतम मार्ग था, स्थल वाला मार्ग जो था। इसकी अपेक्षा ये जो अरब सागर का मार्ग था और वो जो दूसरा जल मार्ग था, ये दोनों जो है आसान मार्ग थे और सब जाके जो है कहाँ पे, इटली में पहुँचते थे, भूमध्य सागर होकर इटली, और इटली से पूरे यूरोप में हमारा माल चला जाता था, भारत का माल चला जाता था। और उसके बदले में सोने चांदी इत्यादि के रूप में हम वहाँ से मुद्राएं प्राप्त करते थे और उसका जो है इस्तेमाल हम करते थे। एक यात्री लिखता है कि भारत में चांदी आती ही आती है, जाती कभी नहीं है। इस प्रकार का व्यापार हमारा था। लेकिन हुआ क्या, जब इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम के उदय के बाद जब ये तेज़ी से इस्लाम जो है कि जगह जगह फैलने लगा, उसी दौरान 1453 ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। अब ये कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया तो अब यहाँ के जो लुटेरे थे इन्होंने मनमानी करना शुरू कर दिया और यहाँ के व्यापारियों को, जो भारत से होकर व्यापार होता था, इन व्यापारियों को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। और जो यूरोप के व्यापारी थे इससे माल प्राप्त नहीं कर पाते थे। अब जब वो माल नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उनको इन चीज़ों की तो ज़रूरत रहेगी, हमेशा रहेगी ज़रूरत। तो उन लोगों ने अपने शासकों से डिमांड की कि भाई हमें जो है किसी भी तरह से इन सामानों की आपूर्ति करवाया जाए। तो इस आपूर्ति के लिए
उन्होंने अपने शासक यानी जो है कि राजाओं पे दबाव डाला, तो राजाओं ने आगे चलकर प्रयास करना शुरू किया। उसमें सबसे पहला प्रयास पुर्तगाल के शासक ने किया, और पुर्तगाल का जो शासक था उसका नाम था डॉन हेनरिक। उसने सबसे पहला प्रयास किया। उसने क्या किया, 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नामक एक यात्री को भेजा कि जाओ भाई भारत के लिए नए रास्तों को खोजो। अब विकल्प, चूंकि ये रास्ते बंद हो चुके थे जो खैबर, बोलन, गोमल इत्यादि से, क्योंकि यहाँ पे लुटेरे आ गए थे और अपनी मनमानी करते थे, तो इन लोगों ने रास्तों को बंद कर दिया था। इसकी वजह से अब नए रास्तों को खोजने की ज़रूरत पड़ी। और नया रास्ता कहाँ से खोजा जाएगा, समुद्र के माध्यम से खोजा जाएगा। तो पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक ने बार्थोलोमियो डियाज को भेजा 1487 ईस्वी में। अब जो है मैप में देखिएगा कि कहाँ पे पुर्तगाल है, भूमध्य सागर से जस्ट ऊपर पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल के शासक ने बार्थोलोमियो डियाज को भेजा। वो भूमध्य सागर पार करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे से आता है। अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे से आते हुए अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है वहाँ तक वो पहुँचता है। लेकिन संजोग देखिएगा कि उसी समय वहाँ पे तूफान आया हुआ था। तूफान आने की वजह से बार्थोलोमियो डियाज हिम्मत नहीं जुटा पाता है आगे जाने के लिए, और वो क्या करता है कि उस द्वीप का, जहाँ तक वो पहुँचा था, उस द्वीप का नाम वो केप ऑफ स्टॉर्म रखता है, यानी तूफानी अंतरीप नाम दे देता है। तूफानी अंतरीप मतलब ऐसा अंतरीप, ऐसा जो है कि दक्षिणी किनारा जहाँ पे तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। फिर वो वहाँ से वापस लौट गया। लौटने के बाद अपने शासक से बताता है, डॉन हेनरिक से, कि भैया ऐसा है कि हम अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण वाले बिंदु से गए थे, ऐसे ऐसे गए थे, क्योंकि वो सब अपना मार्ग जो है कि छोड़ते हुए जाते थे, डायरी में अपनी सारी चीज़ें लिखते हुए जाते थे। ऐसे ऐसे वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आता था, इसलिए जो है कि वो तूफ़ानी अंतरीप है, उसके आगे जाना संभव नहीं है। डॉन हेनरिक काफ़ी खुश होता है, कहता है ठीक है वहाँ तक आप पहुँचे, लेकिन वो तूफ़ानी अंतरीप नहीं है, उसका नाम वो बदल देता है। तूफ़ानी अंतरीप की जगह उसका नाम वो बदल देता है आशा अंतरीप या उत्तम आशा अंतरीप। उसको वो केप ऑफ गुड होप कहता है। कौन? पुर्तगाल का शासक। ये तो 1487 की घटना हो गई। अब जो है कि 1492 ईस्वी में पुर्तगाल के जस्ट बगल में एक देश है, उसका नाम है स्पेन। स्पेन की महारानी है इसाबेला। इसाबेला इटली के नाविक कोलंबस को हायर करती हैं और कहती हैं आप भारत की खोज के लिए निकलिए। वो जब भारत की खोज के लिए निकलता है तो भूमध्य सागर से जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के बाद वो अटलांटिक महासागर को पार करके एक नई दुनिया में पहुंच जाता है, और नई दुनिया में पहुंचने के बाद उसको लगता है कि हमने भारत को खोज लिया है। हमने क्या किया है? भारत को खोज लिया है। भारत को खोज लिया है, वो उसको इंडिया नाम देता है, और वहाँ के जो लोग मिलते हैं उनको वो नाम देता है रेड इंडियन, और निशान लगाते हुए फिर वापस आता है। और ये बात जो है 1492 ईस्वी की है, यानी एक जो है नई दुनिया की खोज हो चुकी है। लेकिन चूंकि वो भारत नहीं था, बाद में उसके बताए हुए रास्ते पे 1499 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक यात्री उसी रास्ते से, जिस रास्ते से कोलंबस गया था, उसी रास्ते से वहाँ पहुँचता है, और वो बताता है कि ये भारत नहीं है बल्कि कोलंबस ने एक नई दुनिया खोजी थी। इसलिए चूंकि जो है कि अमेरिगो वेस्पुची ने ये नाम ये बताया, इसलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे उस नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। खोजा तो कोलंबस ने है, लेकिन नाम पड़ा है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे। खोजा गया है 1492 ईस्वी में और नाम पड़ा है 1499 ईस्वी में। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से वापस लौटते हैं। इधर बार्थोलोमियो डियाज भारत की खोज के लिए निकला था और जो है कि उत्तम आशा अंतरीप तक पहुंच गया था। फिर जो है क्या होता है, उसी रास्ते पर पुर्तगाल का एक और नागरिक जिसका नाम है वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में चलता है और वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। और उसी समय अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक नाम का एक यात्री, गुजराती यात्री है, वो अफ्रीका गया हुआ था। वो उससे बातचीत करता है कि भाई हमें भी भारत ले चलो, लेकिन वो तैयार नहीं होता है। बाद में वास्को डी गामा उसी अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद का पीछा करते हुए भारत पहुंच जाता है, उत्तम आशा अंतरीप को पार करते हुए।
और वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और उस समय वहाँ पे केरल में जो शासक था उसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम क्या करता है, उसकी एक उपाधि थी कृष्ण प्रथम की, जिसको जमोरिन कहा जाता था। कृष्ण प्रथम इनका स्वागत करता है, लेकिन जो अरब के व्यापारी हैं, जब उनको ये बात पता चलती है कि यूरोप से कोई जो है कि नए रास्ते से जो है भारत आया है, वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन चूँकि जो है शासक उसके समर्थन में था, तो उसको जो है कि कोई नुकसान नहीं होता है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा 17 मई या 20 मई, तारीख में थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं कहीं 17 मई मिलेगा, कहीं कहीं 20 मई मिलेगा। तो ये इस तारीख को भारत को पहुंचता है। भारत पहुंचने के बाद वो कुछ समय तक भारत में रहेगा, फिर यहाँ से सामान वगैरह खरीदेगा। सामान खरीदने के बाद वो यहाँ से वापस जाता है। वापस जाने के बाद अपने सामान को वो बेचता है। बेचने के बाद उसको लगभग 60 गुना फायदा होता है। यानी इस तरह का भारत का व्यापार था। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज होती है, किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। और जब भारत में वास्को डी गामा आ जाता है, यानी पुर्तगाली आ जाते हैं। पुर्तगाली लगभग जो है 100 साल तक भारत में रहते हैं और कोई यूरोपीय कंपनी भारत में नहीं आती है। फिर उसके बाद डच आते हैं 100 साल के बाद में, डच आएंगे। फिर उसके बाद अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज़ों के बाद आपका डेनिश आएंगे, डेनमार्क के लोग। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आएंगे। तो इस प्रकार से भारत की खोज होती है, भारत के लिए नए रास्ते की खोज होती है। PDAF, इससे आप याद कर सकते हैं, यानी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आए। फिर उसके बाद 1602 ईस्वी में डच भारत आए हैं, 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए हैं और 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत में आए हैं। इनकी कंपनियां क्या क्या थी, कैसे कैसे थी, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसी तरह से पूरा मॉडर्न इंडिया आपको समझा दूंगा। ये मेरे आपके सामने जो है कि एक बुक है, उसका पेज लगा हुआ है, आप इसको चाहो तो पढ़ लो। जैसे आप देखोगे कि इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें दिया गया है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। तो एक एक लाइनें मैं अच्छे से पढ़ाता जाऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसमें आप देखिए जैसे दिया है, भारत में मुख्यतः 2 भागों में से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम, उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके प्रसिद्ध एवं परंपरागत जो स्थल मार्ग था, और द्वितीय जो है समुद्री मार्ग था, इसके द्वारा वो प्रवेश कर सकते थे। अब आपको मैप में ये पता होना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर पश्चिम किधर है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग एक मैप खरीद लीजिएगा। मैप खरीद को आप उसमें देखिएगा पुर्तगाल कहाँ पर है, उसके आसपास कौन से देश हैं, स्पेन कहाँ पर है, उसके आसपास कौन से देश हैं, भूमध्य सागर कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ पे है, आपका गोमल दर्रा कहाँ पे है, खुर्रम दर्रा कहाँ पे है, बोलम दर्रा कहाँ पे है, खैबर दर्रा कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए लाल सागर कहाँ पे है, काला सागर कहाँ पे है, फारस की खाड़ी कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको ये पता चलना चाहिए कि कुस्तुनतुनिया कहाँ पे है, तुर्की कहाँ पे है, यूरोप में कौन कौन से देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों के विषय में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका कहाँ पर है, अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भारत का मैप आप देखिएगा, भारत में आप देखिएगा कालीकट कहाँ पे है, कप कडापू कहाँ पर है, कोच्चि कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैप में पता चलेगी और एक एक चीज़ें जो है कि आप समझते जाओगे, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह से पूरा मॉडर्न इंडिया आपको समझा दूंगा और मॉडर्न इंडिया समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप मैप बनाते चलिएगा, मैं भी मैप के माध्यम से आपको चीज़ों को दूंगा। तो मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको फ़ायदा हो सके। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।